हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट 2 लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पढ़ा है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू इनफाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर। टू इनफाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर के बीच में मैग्नेटिक फोर्स। क्या दो इनफाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है? क्या ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि खुद ही न्यूट्रल है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो डेवलप करता ही है, और जब आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं और वैसे भी वायर न्यूट्रल है तो फोर्स इस पे नहीं लगेगा। तो अगर ऐसा लिखा हो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बिटवीन देम, तो क्या लिखेंगे? जीरो, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल है। ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो भी इन दोनों में से कोई भी वायर उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। ठीक है सर? तो क्या इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? क्या ये एक दूसरे पर मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे? क्या ये खुद भी मैग्नेटिक फोर्स क्यों नहीं लगाते? अबे खुद का फील्ड खुद पे ही फोर्स नहीं लगाता, लेकिन पड़ोसी का फील्ड इस पे फोर्स लगा सकता है, और इसका फील्ड यहां पे इस पे फोर्स लगा सकता है। तो अगर अपन ध्यान से देखें इसके आसपास में डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कितना होगा और किधर होगा। मान लो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है डी, तो एग्जैक्टली जहां पे वायर रखा है, ये वायर का हर पॉइंट इस इनफाइनिटली लार्ज वायर से डी डिस्टेंस पे है। तो अपन ने एक थोड़ा सा कंसेप्ट सीख लिया है कि यहां से डी डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, पास आऊंगा बढ़ेगा, दूर जाएगा कम हो जाएगा, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम रहेगा। कितना रहेगा? तो B1 किसके वजह से है? ये ड्यू टू फर्स्ट वायर। ड्यू टू वन वाला किसके वजह से है? ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर का है, तो वहां देखो ना, अरे भाई फर्स्ट वायर का फील्ड खुद पे फोर्स नहीं लगाएगा, फर्स्ट वायर का फील्ड इस वाले वायर पे फोर्स लगाएगा। क्लियर है? तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट I1, भाई साहब करंट I1 है, डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। ये फील्ड है। कहाँ है ये फील्ड? हर जगह पे। यहाँ पे इधर भी है, इधर भी है, किधर है? मतलब डायरेक्शन कहाँ है यहाँ पे? तो देखो, करंट थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा, अंदर की तरफ है। तो इस वायर की वजह से यहां पे अंदर की तरफ हर जगह पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया है। इस मैग्नेटिक फील्ड B1 की जो वैल्यू हमने निकाली है, जस्ट यहां पे निकाली है हर जगह पे। अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इससे थोड़ा ज्यादा आएगा क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया। यहां पे निकालेंगे तो इससे थोड़ा कम आएगा, इस वाले मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा कम आएगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा हो गया। लेकिन इस पॉइंट पे कहीं भी निकालेंगे तो इस करंट कैरिंग वायर से डी डिस्टेंस पे तो मैग्नेटिक फील्ड साहब इतना ही होगा। ठीक है? अब अपन ने पढ़ा था फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, सॉरी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर। तो फोर्स है सेकेंड वाले वायर पे ड्यू टू 1, इसको लिख लेना चाहिए फोर्स ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू 1। कौन लगा रहा है? किसके फील्ड ने लगाया है? ड्यू टू फर्स्ट। क्या होगा? तो F इज इक्वल टू होता है बिल साइन थीटा, और साइन थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलो आओ देखते हैं। करंट y एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो एक्जैक्टली 90 डिग्री एंगल है, कोई खास बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किसका? तो जो फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? फर्स्ट, तो B1। करंट किसका? 2 का, और ये लेंथ मान लो यहां से यहां तक। अब लेंथ तो इसका इनफाइनिटली लार्ज है, तो इनफाइनिटली लार्ज फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सिर्फ यहीं तक मैं बात करूं, इसी L लेंथ पे बात करूं, तो ये L लेंथ ले लिया। चलो B1 की वैल्यू बोलो। म्यू नॉट, बहुत ईजी है यार, म्यू नॉट I1 बटा 2 पाई डी, ये डी इंटू I2 इंटू L, साइन 91 हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। तो ये आ गया तुम्हारा फोर्स। ये किसने निकाला है? किस पे लगाया है? 2 पे, ड्यू टू 1। ठीक है ना? अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो डायरेक्शन यहां पे देखेंगे तो करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर को रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड करेंगे, इस तरफ लग रहा होगा फोर्स, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। कौन सा फोर्स? F21। तो अपन यहां पे फॉर्मूले से बिल से तो मैग्नीट्यूड निकाला, और डायरेक्शन के लिए 4 फिंगर को करंट की तरफ रखा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बेंड किया, तो इस तरफ फोर्स आ गया। ये साहब फोर्स है म्यू नॉट I1 I2 L बटा 2 पाई डी। बहुत बढ़िया, समझ आया, एकदम आसानी से समझ आ गया। ठीक है? और अगर मैं फोर्स निकालूं 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 फर्स्ट वायर ड्यू टू 2,
तो एक बार निकालो। तो इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितना होगा और किधर होगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो B2 मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके वजह से थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, बाहर की तरफ होगा। और बाहर की तरफ कितना होगा, तो ये होगा म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई डी इंटू डॉट। जो फोर्स लिखेंगे तो B किसका, दूसरे वाले वायर का, म्यू नॉट। कंफ्यूज मत हो भाई, तू एक बात बता, इस पे जो फोर्स लगेगा और दूसरा वाला वायर का फील्ड ही लगाएगा, खुद का फील्ड फोर्स नहीं लगाता। म्यू नॉट I2 बटा 2 पाई डी, ठीक है। ये B हो गया। I1, इस करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा है I1, और इसके L लेंथ पे फोर्स देख रहा है, इसके भी L लेंथ पे फोर्स देख रहा है, तो इनटू L कर दिया, क्योंकि इन्फाइनेटली लार्ज लेंथ पे देखेंगे तो इन्फाइनेट अमाउंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो डायरेक्शन इधर होगा फोर्स का। तो यहां से एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिला, और सरप्राइजिंग चीज ये देखने को मिला कि F12 का जो डायरेक्शन है एग्जैक्टली F21 से अपोजिट है, या यूं कहे कि ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं क्या एक दूसरे को, बिल्कुल अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्टिंग फोर्स लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा होता है तो दो वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ भाई, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट में जो आपने पढ़ा था उससे थोड़ा सा उल्टा हो गया, सेम नेचर का चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट नेचर का चार्ज अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहां पे सेम डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन, एवरी एक्शन हैव अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मिलाओ जरा मैग्नीट्यूड, देखो जरा मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट I2 I1 बटा 2 पाई डी एल, म्यू नॉट I1 I2 L बटा 2 पाई डी, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली साफ सेम है। अब यहां से अगर आप चाहे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाल ले, L लेंथ पे फोर्स निकाला था, यहां पे फोर्स F21 पर यूनिट लेंथ निकाल ले, तो ये आएगा म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी। ये क्या आ गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये है आपका F21, F12 भी पर यूनिट लेंथ इतना ही आएगा, वो ऊपर वाले फॉर्मूले से आपको इजीली दिख रहा है, यहाँ पे कोई अलग सी बात नहीं है, ये इजीली दिख रहा है यहाँ पे, समझ में आया। अब ये जो फॉर्मूला है इसका क्रिटिकल एनालिसिस और भी करेंगे हम, लेकिन इससे पहले एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन इसका समझा देते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि परमिएबिलिटी का डायमेंशन बताओ, तो परमिएबिलिटी का डायमेंशन मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते। आप बोल सकते हो कि सर परमिएबिलिटी है ना, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर वायर। सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाई 2R। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R, क्या वहां से परमिएबिलिटी का डायमेंशन निकल जाएगा? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का आपको नहीं पता होगा, तो पहले मैग्नेटिक फील्ड का निकालना पड़ेगा, तो मुश्किल होगा। इसका एक जबरदस्त एप्लीकेशन है कि परमिएबिलिटी का डायमेंशन निकाल के दे देता है। देखो बेटा, ये फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन आपको याद होगा mlt-2, अरे रामलाल, mlt-2 इज इक्वल टू लेंथ, और लेंथ कैंसिल हो गया, 2 पाई का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो म्यू नॉट एम्पियर का स्क्वायर। तो देखो म्यू नॉट का डायमेंशन आ जाएगा आपका mlt-2a-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ परमिएबिलिटी। बहुत आसानी से निकाल के दिया ना यार, तो ये बहुत आसानी से परमिएबिलिटी का डायमेंशन निकाल के दे देता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, याद नहीं भी रखेंगे तो आपको निकालना आना चाहिए, 2 सेकंड का काम है, क्योंकि इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी, और बिल लगा दो, डायरेक्शन देख लो, समझ में आया कि नहीं है। चलो अब अपन देखते हैं यहाँ पे, इस पे वेस्ट क्वेश्चन। मान लो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट सब ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ पे कर रहा है 2I, यहाँ पे कर रहा है नीचे की तरफ, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से, यहाँ पे कर रहा है I। फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर, थर्ड वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 12 सेंटीमीटर। लिख दी, कोई बात नहीं। इफ, सवाल देखिएगा यहाँ पे, इफ नेट फोर्स ऑन सेकेंड वायर इज 0, then find
डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वायर, ये डिस्टेंस आपसे फर्स्ट एंड सेकेंड वायर के बीच में डिस्टेंस आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल। अब सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि फर्स्ट वायर सेकेंड वायर पे फोर्स किधर लगाएगा। ये जो फर्स्ट वायर है सेकेंड वायर पे फोर्स किधर लगाएगा, तो करंट का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो का होता है तो रिपल्सिव फोर्स लगता है। इस पे जो फोर्स लगेगा पहले वायर की वजह से वो ये लगेगा F1, F21 लिख लो, और थर्ड वायर की वजह से भी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इधर लगेगा F23, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू थर्ड एंड फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू वन, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? बराबर। और क्यों लगेगा ये भी देख लो, इसकी वजह से करंट बोलो कहाँ, इस करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर। करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो देखो फोर्स इधर, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा। अब आराम से इसका मैग्नीट्यूड लिखो, तो म्यू नॉट करंट I1 इंटू I2, पर यूनिट लेंथ लेकर हो तो म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर। देखो म्यू नॉट I1 I2 बटा 2 पाई डी, डिस्टेंस बिटवीन देम इज आर, इज इक्वल टू म्यू नॉट I, देखो करंट तो I है ये भी, इंटू 2I, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो I स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई 12 माइनस R, ये टोटल R 12 है तो 12 माइनस R हो जाएगा। ये बड़ा आसान है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, I स्क्वायर से ये दोनों I कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 12 माइनस R को यहाँ ले जाओ और 2R हो जाएगा ये, ठीक है बेटा, तो R इधर आ जाएगा, 3R इज इक्वल टू 12, हेंस R इज इक्वल टू 4 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। कैलकुलेशन सही किया क्या? बिल्कुल सही किया, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर, दैट्स इट। बहुत ईजी लगा क्या? बहुत ईजी है ही, कोई खास बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे फोर्स के फॉर्मूले में नीचे स्क्वायर तो है नहीं, फोर्स के फॉर्मूले में नीचे स्क्वायर जैसा कोई टर्म तो है नहीं। अगर स्क्वायर जैसा टर्म नहीं है तो कैलकुलेशन करना ईजी होगा, कोई नॉन लीनियर टर्म से आपको डील नहीं करना है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये करंट करिंग वायर है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, और यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है I। अब समझ पाए ये सवाल? डिस्टेंस बिटवीन देम इज D एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज D, यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है या 2I कर रहा है। चलो मज़ेदार सवाल तो तब बनेगा जब इसमें करेगा 2I। अच्छा और मज़ेदार बनाते हैं, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस। फाइंड नेट फोर्स, ये फर्स्ट वायर है तुम्हारा, ये A है, चलो वायर A, वायर V एंड वायर C। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर V, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर V। V वायर पे नेट फोर्स कितना लगेगा ये हमें निकालना है। किस पे निकालना है? वायर V पे। V वायर यहाँ पे ध्यान से सुनना, इन दोनों में जो करंट फ्लो, इन्फाइनेटली लार्ज करंट करिंग वायर है ऐसा रखती है परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पे डॉट और क्रॉस देखो। इन दोनों में करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो रिपेल करेगा। तो B का जब FPD बनाओगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I स्क्वायर बटा 2 पाई डी, ठीक है। और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसीलिए अट्रैक्ट करेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2, जो कि होगा 2 म्यू नॉट I स्क्वायर बटा 2 पाई डी, यही आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट देखो 90 डिग्री पे लगेगा फोर्स, तो रिजल्टेंट आ जाएगा आपका, नेट फोर्स आ जाएगा, ढंग से देखिएगा, √5 म्यू नॉट I स्क्वायर बटा 2 पाई डी। क्या मैंने सही लिखा है? आप वेरीफाई कर लो, कोई खास बात नहीं है, आप एक सवाल को अच्छे से देख लो, सॉल्व कर लो, बहुत ईजी है। अच्छा एक ज़बरदस्त सवाल देखिएगा बेटा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है साहब, यहाँ पे एक वायर रख दिया इन्फिनिटली लार्ज जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, और इसमें भी करंट फ्लो कर रहा है I। ये वायर आपका A। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर A, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर A। साइड लेंथ L और इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों का साइड लेंथ अगर L है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर A।
ए वायर पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एफ नेट ऑन वायर ए। कैसे करेंगे सॉल्व, बहुत इजी है, बताइए अट्रैक्ट या रिपेल। तो बस ये बात आप सीख चुके हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो रिपल्सन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो रिपल्सन होगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो अट्रैक्शन होता है। ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। अच्छे से देखो, ये एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 है, तो 60 डिग्री पे ये जितना फोर्स लगाएगा एल लेंथ पे, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा मैग्नीट्यूड। तो जो नेट फोर्स होगा √3 टाइम्स हो जाएगा, वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है, एफ नेट हो जाएगा √3 म्यू नॉट आई स्क्वायर बटा 2πl इज अ करेक्ट आंसर। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है ये तो। ठीक है बेटा, स्क्रीन पॉज करके इसको लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, आईआईटी का पूछा हुआ है, बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो, एक इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग वायर को हॉरिजॉन्टल रख दिया, जिसमें करंट पीछे की तरफ फ्लो कर रहा है आई, इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है साहब, ठीक है। उससे कुछ h डिस्टेंस, h हाइट पे हॉरिजॉन्टल वायर है, उससे h हाइट पे एक स्मॉल l लेंथ का m मास का फाइनाइट वायर रख दे, जिसमें करंट I फ्लो कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये सिचुएशन गिवन है, बढ़िया। इफ नेट फोर्स ऑन अ सेकेंड वायर एट हाइट h इज 0, एट हाइट h इज 0, मतलब यहां पे ये इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स इस पे 0 है। नेट फोर्स 0 कैसे हो सकता है, तो देखो ध्यान से, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं या अपोजिट, इसमें दोनों वायर में अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये रिपेल करेगा, तो इस वाले वायर पे ऊपर फोर्स लगना चाहिए। और वैसे अपन निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो देखो नहीं याद है तो आराम से स्टेप वाइज चलो। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, कर्लिंग फिंगर अंदर जा रहा है, मतलब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इन्फाइनेटली लार्ज करंट कैरिंग वायर की वजह से अंदर की तरफ होगा, इनवर्ड होगा बोर्ड के, और वो होगा म्यू नॉट आई बटा 2πh। क्या सही लिखा है मैंने। अब इस पे जो फोर्स लगेगा, करंट आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ साहब फोर्स कितना लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा बिल बी ये रहा म्यू नॉट आई बटा 2πh, बी आई इसमें भी करंट आई है, सेम अमाउंट ऑफ करंट ले लिया अपन ने जानबूझ के, ठीक है ना, नहीं तो I1 I2 लिखते, कोई खास रॉकेट साइंस नहीं इसमें। तो म्यू नॉट आई स्क्वायर बटा 2πh सही है क्या, नहीं, एल लेंथ पे फोर्स इतना लगेगा, और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कुछ mg। तो ये दोनों फोर्स बराबर कर देंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगा। और आप बराबर करेंगे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नेट फोर्स इस पे क्या लग रहा है साहब, 0 लग रहा है। अब ये इक्विलिब्रियम में होगा, नेट फोर्स 0 को ही तो इक्विलिब्रियम कहते हैं, बट ये स्टेबल है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये कैसे पता लगाएंगे। तो आगे सवाल में बोला है कि इफ इट इज डिस्प्लेस्ड बाय x, किधर, नीचे या ऊपर कहीं भी करो, एंड रिलीज, देन इट स्टार्ट ऑसिलेशन, और ऑसिलेशन हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही होता है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा होगा। अब क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम रहा होगा ये चेक कर लेते हैं। जैसे तुम नीचे लाओगे इस वायर को x लेंथ नीचे लाओगे, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा तेरा h माइनस एक्स, नीचे लाओगे पास आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गया तो उसको ऊपर रिपेल करेगा, धक्का देगा। देखो ना, इस हाइट पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर है, और mg तो कांस्टेंट होता है। जैसे नीचे लाओगे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा, mg घटेगा तो ऊपर धक्का देगा, मतलब जहां था इक्विलिब्रियम उसके तरफ धक्का देगा, मतलब ये तो रिस्टोरिंग फोर्स जैसा हो गया। और मान लो वायर को ऊपर रखते हो, इससे जैसे ही ये वायर दूर जाएगा, सेकेंड वायर, छोटा वायर h हाइट से और ऊपर जाएगा, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि फील्ड कम हो जाएगा दूर जाने से, मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगा, mg डोमिनेटिंग रहेगा, उसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। समझ में आया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स डिस्टेंस चेंज होने से चेंज हो रहा है, mg कांस्टेंट, इनका जो डिफरेंस होगा ना वो रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काउंट करेगा। तो इस इंस्टेंट पे अगर आप FBD बनाए, इसका यहां पे FBD बनाए, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स कम होगा, नीचे mg ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स जो लिखेंगे mg तो उतना ही रहेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ जो फोर्स आएगा वो होगा आपका म्यू नॉट आई स्क्वायर एल बटा 2πh माइनस एक्स, सिंपल।
सिंपल। देन इट स्टार्ट्स ऑसिलेशन। यहाँ से जब मैं इसको यहाँ पे ला के रखूंगा तो इतना नेट फोर्स लग रहा होगा। अब मैं इसको अचानक से रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो ऊपर भागेगा। ऊपर भाग के यहाँ रुकेगा नहीं, जब ऊपर भागता जाएगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा मीन पोजीशन पे, उस वेलोसिटी इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऊपर जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स कम होगा तो नीचे आएगा, नीचे भागता हुआ आएगा तो ये SHM स्टार्ट कर देगा। अब अपने को निकालना है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब एक लॉजिक लगाइए, mg की वैल्यू ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे μ0I² L/2π, देखो इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करके इसको mg लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो जो आपका नेट फोर्स आएगा वो आएगा mg माइनस mg/h-x। इसको f को आप लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। mg को कॉमन निकाल ले तो ये होगा 1 माइनस 1 मिनट, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? बिल्कुल गड़बड़ कर दिया। μ0I² L/2π को mgh लिखूंगा ना, mgh लिखूंगा तो ये होगा h/h-x। अब यहाँ से h-x LCM ले लोगे तो साहब यहाँ से पहले मास से मास कैंसिल कर दो, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अच्छे से बताओ। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ जाएगा g, h-x ऊपर जाएगा, h-x माइनस h/h-x। तो यहाँ से h से h कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आएगा माइनस gx/h। आपको लग रहा होगा मैंने गलत लिख दिया है, बिल्कुल h-x था, यहाँ पे सिर्फ h लिखा है, लेकिन ये गलत नहीं है क्योंकि फॉर SHM का कंडीशन आप जानते हैं कि उसका जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, मतलब x बहुत बहुत कम होगा h से, है ना, तभी ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर पाएगा। तो ये आ गया। और आप जानते हैं SHM का कंडीशन होता है a इज इक्वल टू ω²x। तो x² हटा दो, ये बचेगा तेरा ω²। तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा √g/h। तो टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड आ गया, ओमेगा को लिखेंगे 2π/t, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2π √h/g। ये आपका करेक्ट आंसर है। इस टाइम पीरियड से ये ऑसिलेट करता रहेगा। क्या आपको अच्छे से समझ में आई ये कहानी? बहुत ज़बरदस्त सवाल है, अच्छा सवाल है, आपको हर अच्छे IIT के किताब में मिलेगा। नीट का लेवल का नहीं है, अच्छे IIT के बुक में मिलेगा, अच्छे IIT के बुक में मिलेगा सवाल, पक्का मिलेगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, दो मूविंग चार्ज पार्टिकल के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है वो देखेंगे अपन। देखिए, मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है Q1 जो V1 वेलोसिटी से साथ चल रहा है, इससे d डिस्टेंस अपार्ट, कितने डिस्टेंस है बेटा? d डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज है Q2, ये V2 स्पीड से चल रहा है। तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इस चार्ज की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 लिखते हैं अपन, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, वो क्या होगा? तो QVB होगा, यहां पे करंट कैरिंग वायर नहीं, चार्ज खुद है, तो यहां पे होगा आपका QV वेलोसिटी V2। अरे यार, फोर्स क्या होता है? QVB, तो Q2V2 दूसरे पे लिख रहा हूं पहले की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर का, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कितना होगा? तो ये आपको पता करना आना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालेंगे फर्स्ट वायर की वजह से, फर्स्ट चार्ज की वजह से, वो याद करो क्या था? μ0/4π Q1V1 डिस्टेंस d का होल स्क्वायर। यही आया था क्या? बिल्कुल यही आया था, μ0 Q1V1/4π d²। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा μ0/4π। μ0/4π तो लिख ही दो ना यार। अच्छा, μ0/4π आपने लिख दिया। V1 की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे क्या है? Q2V2, यहाँ पे क्या है? Q1V1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ये बनेगा कुछ Q1 Q2 V1 V2, बिल्कुल बनेगा, बटा d² बच गया, बटा d²। ये फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा। लेकिन इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, वेलोसिटी आगे, मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ निकालना था, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा,
अब फोर्स कहाँ लगेगा, तो वेलोसिटी की तरफ 4 फिंगर रखिए और बेंड कीजिए मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ। दूसरी बात, ऊपर की तरफ फोर्स लगना भी चाहिए था। क्यों लगना चाहिए था, क्योंकि देखो दो सेम डायरेक्शन में फ्लोइंग करंट कैरिंग वायर, सेम डायरेक्शन में फ्लोइंग करंट कैरिंग वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। अगर ये चार्ज v1 वेलोसिटी से आगे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका भी करंट आगे, इसका वजह से भी करंट आगे होगा, तो सेम डायरेक्शन में फ्लोइंग करंट जैसा हो गया ना। अरे चार्ज जब मोशन में होगा तो करंट नहीं फ्लो करेगा क्या, करंट के टर्म्स में लिख नहीं रहे हैं लेकिन आप रिलेट तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो फोर्स कैसा होगा, ये अट्रैक्टिव, तो ये F21 अट्रैक्टिव फोर्स आ गया, ये वाला वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू μ0/4π Q1 Q2 V1 V2/4πd²। ये आपने मैग्नेटिक फोर्स लिखा है, राइट। अब ये करंट कैरिंग वायर नहीं है, ये तो मूविंग चार्ज पार्टिकल है और चार्ज्ड है, ये प्लस Q1 चार्ज्ड है, ये प्लस Q2 चार्ज है, तो पक्की बात है इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कूलम्ब्स लॉ ने तो यही बोला था, चार्ज रेस्ट में हो या मोशन में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा। तो बताइए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, KQ/R², K की वैल्यू 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानूं, तो मैं बस ये देखना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो पहले अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। देखो सेम चार्ज है तो ये बाहर की तरफ होगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कैसा है, रिपल्सिव। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से ये रिपेल कर रहे हैं और मैग्नेटिक की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, जीतेगा कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा होगा या मैग्नेटिक ज़्यादा होगा या दोनों बराबर होंगे। तो तब पता चलेगा जब मैं इनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करूंगा। कैसे करूं, तो इनको डिवाइड करके देख लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर लेता हूं, तो F मैग्नेटिक बटा F इलेक्ट्रिक। F मैग्नेटिक की वैल्यू बोलिए, ये है आपका μ0 Q1 Q2, ये बड़ा टर्म लंबा बन गया है, बटा 4πd², यही है बेटा, ठीक है। अच्छा ये d², दोनों के बीच में डिस्टेंस तो d है ना, d²। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बेटा, Q1 Q2 बटा 4πε0, इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे है ना, ये यहाँ चला जाएगा, तो 4πε0 d²। अब यहाँ पे टर्म देखिएगा, 4πd² से 4πd² कैंसिल होगा, राइट। Q1 Q2 से ये Q1 Q2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, बचेगा V1 V2 और μ0ε0, ये बचेगा सर, μ0ε0। आपने ऑप्टिक्स अगर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए C का वैल्यू होता है, किसका वैल्यू साहब, C का 1/√μ0ε0, या EM वेव पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो μ0ε0 को अगर रूट हटाओ तो c² हो जाएगा, इसको यहाँ रखो, नीचे ले आओ तो c² होगा। तो एक बहुत बढ़िया टर्म आ गया कि मैग्नेटिक फोर्स बटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू होगा V1 V2 बटा c², और बिल्कुल डायमेंशन लेस आना चाहिए था और आया भी डायमेंशन लेस है, क्योंकि फोर्स बटा फोर्स तो डायमेंशन लेस ही आएगा। अब जनरली चार्ज पार्टिकल को मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में थ्रो करूंगा, V1 V2 दूंगा, तो स्पीड ऑफ लाइट से तो मैं थ्रो नहीं कर सकता, वो तो एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि V1 V2 स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए। V1 और V2 मस्ट बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, और वो भी वेरी वेरी लेस स्पीड ऑफ लाइट। अगर ये वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट है तो दो चार्ज पार्टिकल जब चल रहे होंगे, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा, इसका बहुत ज़्यादा होगा, ये बहुत ज़्यादा, ये बहुत कम है। इसका मतलब जो रेशियो आएगा 1/, बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा होता है मैग्नेटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन मैग्नेटिक। तो कभी भी अगर ये कंपेयर करने को आ जाए तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेटिंग होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डोमिनेटिंग होगा, मैग्नेटिक की वजह से अट्रैक्ट करेंगे लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से रिपेल करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक के कंपेयर में। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स होगा कैसा होगा, नेट फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, नेट फोर्स यहाँ पे रिपल्सिव होगा। अब मैग्नेटिज्म में कई बार सवाल बनाते हैं, बढ़िया सवाल बनाते हैं। पहले तो आप स्क्रीन पॉज करके लिखिए, स्क्रीन पॉज करके बेटा लिखिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। कई बार मैग्नेटिज्म में बढ़िया सवाल बनाते हैं, वो कहते हैं कि दो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया,
ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, ये भी अल्फा पार्टिकल है, ये भी अल्फा पार्टिकल, V1 V2 वेलोसिटीज प्रोजेक्ट कर दिया। बताओ ये V दो अल्फा पार्टिकल मान लो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो अट्रैक्ट करेंगे, सॉरी रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे रिपेल? क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल, ये भी अल्फा पार्टिकल, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाहर की तरफ लाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाहर की तरफ लाएगा और मैग्नेटिक अंदर की तरफ लाएगा। लेकिन जो मैग्नेटिक का मैग्नीट्यूड होगा बहुत कम होगा, और जानबूझ के मैग्नेटिज्म में सवाल बनाते हैं। समझ में आया? अब यहां से ये सवाल करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछते हैं दो अल्फा पार्टिकल पैरेलली v वेलोसिटी आ रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? ये दोनों करेंगे रिपेल, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की वजह से डोमिनेटिंग होगा। तो बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर अगर ये दो सेम डायरेक्शन में करंट कैरिंग वायर रख दूं, अब बताओ ये अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? ये तो अट्रैक्ट करेंगे, किसकी वजह से? मैग्नेटिक की वजह से। तो सर मैग्नेटिक की वजह से ये भी तो अट्रैक्ट कर रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे लग रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा नहीं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल होता है, चार्ज पार्टिकल चार्ज होगा ना, करंट कैरिंग वायर तो न्यूट्रल ही होगा। समझ आया कि नहीं है? स्क्रीन पॉज करके बढ़िया से रिमेनिंग लिखिए। आइए अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ही होता है, तो इसमें आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से थोड़े अलग भी है। अलग कैसे है? तो याद करिए कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया मैंने, क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कहीं भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है तो क्या करते थे? टेंजेंट ड्रॉ करते थे। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके टेंजेंट की तरफ होता था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके टेंजेंट की तरफ होता था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टेंजेंट की तरफ है। तो टेंजेंट प्लॉट करेंगे, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये कर्व बनाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट प्लॉट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगता है, तो अगर मैं यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो इसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। तो ये फोर्स लाइन है या फील्ड लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज फोर्स लाइन और फील्ड लाइन, तो दोनों होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कभी कभी किताबों में आपने देखा होगा, टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे, और बाकी सारी चीजें पॉजिटिव चार्ज के रेफरेंस में डिसाइड होती है साहब। नेगेटिव चार्ज होगा तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा जो आपने डिफाइन किया है। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। तो देखिए, टेंजेंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स on a positive charge, hence it is also called line of force। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपन ने बनाया, ये क्या बनाया बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहां पे टेंजेंट प्लॉट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। बट जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? नहीं, फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है ना? फोर्स तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है, इसलिए यहां पे लिखा है टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव्स ओनली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, हेंस इट इज नॉट कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स नहीं है, सिर्फ लाइन ऑफ फील्ड है। ये मेजर डिफरेंस है, और असर्शन रीजन में इस पे पूछते हैं सवाल, पैराग्राफ ट्रू फॉल्स में पूछते हैं सवाल कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फोर्स लाइन कह सकते हैं? नो, नेवर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कह सकते हैं? यस, ऑलवेज। समझ आया कि नहीं है? बहुत बढ़िया। अब कुछ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अलग कैसे होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बोलना ज्यादा ठीक है। अच्छा, यहां पे सुनना, अगर लिखा हो आराम से, मैं जो बोल रहा हूं लिखना, कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, ट्रू फॉल्स? ट्रू। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, मे फॉर्म क्लोज लूप, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। जो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के लिए था।
EMI में इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म तो करता है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है, एक असली वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और एक नकली वाला जो वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस होता है। EMI में आपने पढ़ा है, याद कर, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो दो तरह का होता है, असली वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक, नकली वाला इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन फॉर्म क्लोज लूप, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है तो कैन फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप। देखो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप, ये सही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अच्छा, क्लोज लूप अगर फॉर्म कर सकता है तो क्या ये सही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट क्लोज लूप। क्लोज लूप है बट क्लोज लूप भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब आगे जो भी प्रॉपर्टी होगी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का कॉमन होगा। क्लोज लूप बनेगा लेकिन क्लोज लूप कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ये कंटिन्यूअस कर्व है, ये डिसकंटिन्यूअस है यार। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताओ, यहां पे फील्ड लाइंस ऐसे है तो एक्जैक्टली यहां पे ऊपर भी और यहां पे आगे भी है, कैसे हो सकता है? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये तो गलत है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गलत है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व होता है। ये तो शार्प टर्न ले रहा है, शार्प टर्न इज नॉट अलाउड। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल है, ये सही है बट ये गलत है। समझ में आया? अच्छा, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, गलत है ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं कर सकता। इसका रीजन आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस करेगा तो जहां पे क्रॉस कर रहा है वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे मैं पॉइंट लेता हूँ A और यहाँ लेता हूँ B, तो आप कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड A पे ज़्यादा है B के कंपेयर में, और ये डाइवर्जिंग फील्ड है, डाइवर्ज कर रहा है। देखो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ये सही है बिल्कुल, कंटिन्यूअस कर्व तो है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर ये A है और ये B है तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा होगा? A पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा B के कंपेयर में, यहाँ पे ज़्यादा होगा B पे। और ये कैसा कर्व है? कन्वर्जिंग, ये कन्वर्जिंग फील्ड लाइंस है। समझ में आया? तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ होती ज़्यादा होगी। थोड़ा सा सिमिलरिटीज एंड थोड़ा सा डिसिमिलरिटीज भी। सिमिलरिटीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। दोनों कंटिन्यूअस कर्व होते हैं, दोनों कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। Magnetic field lines do not represent force line, magnetic force line, but electrostatic field lines is field lines as well as electrostatic force line. समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे देखते हैं। IIT 2007 में एक सवाल पूछा था बेटा। IIT 2007 में सवाल क्या पूछा था? उन्होंने चार डायग्राम बना दिए, ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, और चलो थर्ड में यहाँ बना देता हूँ, थर्ड में यहाँ बना देता हूँ। ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ। आपने थोड़ा बहुत तो 9th क्लास में ही पढ़ा होगा कि मैं, या 10th क्लास में पढ़ा होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता है। किधर जाता है साहब? नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो तीन मैंने ऑप्शन बना दिए, इस तीन ऑप्शन में से आपको चूज करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्ट किस में है ना, ऑप्शन A B C, सॉरी 1 2 3। आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेक्टली किस में रिप्रेजेंटेड है। बीच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज करेक्ट, बताइए ऑप्शन नंबर 1 2 या 3। तो पहला है गलत, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट तो होता है, नॉर्थ से स्टार्ट तो होता है, साउथ की तरफ भी जाता है, बट सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। मैग्नेट के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेट अपने बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसमें अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप, क्लोज लूप फॉर्म करता है, ठीक है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएगा, बिल्कुल गया है। नॉर्थ से साउथ, अंदर भी नॉर्थ से साउथ, सही है क्या? नहीं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ तो होता है, बट मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होगा, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ होगा। सिंपल ये देखो कि क्लोज कंटिन्यूअस कर्व बनाता है, तो क्लोज लूप देखो यहाँ से बाहर निकला, यहाँ से बाहर निकल के फिर अंदर आया, फिर अंदर ये क्लोज लूप बना लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सही है। नॉर्थ से बाहर निकलेगा, बिल्कुल सही है। साउथ में जाके टर्मिनेट होगा, बिल्कुल सही है। ये मैग्नेट के बाहर की कहानी है, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। समझ में आया? चलिए, फोर्थ ऑप्शन क्या था? फोर्थ ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। फोर्थ ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही साउथ से निकाल के नॉर्थ पे टर्मिनेट करा देते, तो गलत ही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होता है, साउथ पे खत्म होता है। ये आपको बाहर की कहानी दिखाई देती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर भी होता है और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। क्लियर? स्क्रीन पॉज करके पूरा लिखें।